नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभी की दुनिया एकेडी। कुछ तकनीकी कारणों की वजह से कल 28 अगस्त 2021 की एडिटोरियल न्यूज़ पोस्ट नहीं हो पाई थी, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इसलिए आज 2021 को मैं कल की एडिटोरियल न्यूज़ को पोस्ट कर रहा हूँ। इसलिए पहले मैं कल की एडिटोरियल न्यूज़ को पोस्ट करूँगा, फिर उसके बाद आज यानी 29 अगस्त 2021 की एडिटोरियल न्यूज़ को पोस्ट करूँगा। चलिए चालू करता हूँ। वो है एसेट मोनेटाइजेशन एग्जीक्यूशन इज द की, जिसका हिंदी में अनुवाद है संपत्ति मुद्रीकरण निष्पादन कुंजी है। तो चलिए मैं इसको पढ़ने जा रहा हूँ। निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए सरकार की योजना को एक परिसंपत्ति मुद्रीकरण निगरानी प्राधिकरण की आवश्यकता है। सरकार ने परिसंपत्ति मुद्रीकरण के एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की घोषणा की है। यह 4 साल की अवधि में राजस्व में 6 ट्रिलियन रुपए अर्जित करने की उम्मीद करता है। ऐसे समय में जब सरकार की वित्तीय स्थिति खराब है, वह पैसा सरकार निश्चित रूप से उपयोग कर सकती है। हालांकि संपत्ति मुद्रीकरण का अधिकार प्राप्त करना काफ़ी चुनौती भरा है। परिसंपत्ति मुद्रीकरण में सरकार एक मुश्त भुगतान के बदले में एक निर्दिष्ट अवधि के लिए अपनी संपत्ति जैसे सड़क, कोयला, खदान के साथ भागों को बांटती है। अवधि के अंत में संपत्ति सरकार को वापस कर दी जाती है। निजीकरण के विपरीत सरकारी संपत्तियों की कोई बिक्री शामिल नहीं है। पहले से निर्मित संपत्तियों का मुद्रीकरण करके सरकार अधिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए राजस्व अर्जित कर सकती है। संपत्ति का मुद्रीकरण मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में होगा: सड़क, रेलवे और बिजली। मुद्रीकृत होने वाली अन्य संपत्तियों में शामिल हैं हवाई अड्डे, बंदरगाह, दूरसंचार, स्टेडियम और बिजली। सबसे पहले कम उपयोग की गई संपत्ति। संपत्ति मुद्रीकरण कार्यक्रम के बारे में 2 महत्वपूर्ण बयान दिए गए हैं। पहला, कम इस्तेमाल होने वाली संपत्तियों पर ध्यान दिया जाएगा। 2, मुद्रीकरण सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी और निवेश ट्रस्टों के माध्यम से होगा। आइए हम इनमें से प्रत्येक की बारी बारी से जांच करें। मान लीजिए कि कोई बंदरगाह या हवाई अड्डा या स्टेडियम या यहाँ तक कि खाली जमीन का भी पर्याप्त रूप से उपयोग नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इसे ठीक से विकसित या पर्याप्त रूप से विपणन नहीं किया गया है। एक निजी पार्टी यह निर्णय ले सकती है कि वह संपत्ति को बेहतर उपयोग में ला सकती है। यह सरकार को उपयोग के मौजूदा स्तर पर नकदी प्रवाह के मूल्यांकन के बराबर कीमत का भुगतान करेगा। आवश्यक निवेश करके निजी खिलाड़ी उच्च स्तर के नकदी प्रवाह का लाभ उठा सकता है। सरकार और निजी प्रबंधन के तहत नकदी प्रवाह में अंतर संपत्ति की दक्षता में सुधार का एक उपाय है। यह सरकार और निजी खिलाड़ी के लिए फायदे की स्थिति है। सरकार को उसकी संपत्ति का उचित मूल्य मिलता है, निजी खिलाड़ी को निवेश पर उसका प्रतिफल मिलता है। दक्षता में वृद्धि से अर्थव्यवस्था को लाभ होता है। इस प्रकार कम उपयोग की गई संपत्तियों का मुद्रीकरण करना इसकी बहुत प्रशंसा करता है, जिनका अच्छी तरह से उपयोग किया जाता है। एक संपत्ति के मुद्रीकरण में मामले बहुत भिन्न हो सकते हैं जिसका उचित उपयोग किया जा रहा है, जैसे कि एक राजमार्ग जिसमें अच्छा यातायात है। इस मामले में निजी खिलाड़ी के पास निवेश करने और दक्षता में सुधार करने के लिए बहुत कम प्रोत्साहन है। इसे बस संपत्तियों को संचालित करने की आवश्यकता है जैसे वे हैं। निजी खिलाड़ी यातायात की वृद्धि की सामान्य दर मानकर नकदी प्रवाह को महत्व दे सकता है। यह सरकार को एक कीमत का भुगतान करेगा जो कि नकदी प्रवाह का वर्तमान मूल्य घटाकर अपनी वापसी है। सरकार बुरी तरह से आवश्यक राजस्व अर्जित करती है, लेकिन यह उससे कम हो सकती है जो वह अर्जित कर सकती है यदि वह स्वयं संपत्ति का संचालन जारी रखती है। दक्षता में कोई सुधार नहीं है। मान लीजिए कि निजी खिलाड़ी
आवश्यक निवेश करके और परिचालन लागत को कम करके एक अच्छी तरह से उपयोग की जाने वाली संपत्ति में दक्षता में सुधार करने की योजना बना रहा है। परिचालन लागत में कमी को सरकारी स्वामित्व की तुलना में परिसंपत्ति के लिए उच्च कीमत में तब्दील करने की आवश्यकता नहीं है। एक निजी खिलाड़ी के लिए पूंजी की लागत एक सार्वजनिक प्राधिकरण की तुलना में अधिक होती है। एक सार्वजनिक प्राधिकरण को कम इक्विटी पूंजी की आवश्यकता होती है और एक निजी खिलाड़ी की तुलना में अधिक सस्ते में ऋण प्राप्त कर सकता है। निजी कंपनी के लिए पूंजी की उच्च लागत परिचालन लागत में किसी भी कमी के लाभ की भरपाई कर सकती है। जैसा कि हमने देखा है, जहां कम उपयोग की गई संपत्तियों का मुद्रीकरण किया जाता है, वहां अर्थव्यवस्था को लाभ होने की संभावना अधिक होती है। हालांकि निजी कंपनियां कम इस्तेमाल वाली संपत्तियों के बजाय अच्छी तरह से इस्तेमाल की गई संपत्तियों को प्राथमिकता देंगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि पूर्व में नकदी प्रवाह और रिटर्न अधिक निश्चित हैं। संपत्ति मुद्रीकरण में निजी प्रोत्साहन सार्वजनिक हित के अनुरूप नहीं हो सकता है। मूल्यांकन और मुद्दे। अन्य जटिलताएं हैं। लंबी अवधि के क्षितिज जैसे 30 वर्षों में सही मूल्यांकन प्राप्त करना बहुत कठिन है। क्या किसी को पता है कि ऐसी अवधि में अर्थव्यवस्था की विकास दर क्या होगी? एक सड़क या राजमार्ग के लिए यातायात में वृद्धि अर्थव्यवस्था के विकास के अलावा अन्य कारकों पर भी निर्भर करेगी, जैसे कि किसी क्षेत्र में आर्थिक गतिविधि का स्तर, ईंधन और वाहनों की कीमतें, परिवहन के वैकल्पिक साधन और उनकी सापेक्ष कीमतें आदि। यदि यातायात की वृद्धि दर सरकार द्वारा परिसंपत्ति के मूल्यांकन में निर्धारित की गई दर से अधिक हो जाती है, तो निजी ऑपरेटर को अप्रत्याशित लाभ प्राप्त होगा। वैकल्पिक रूप से यदि जीतने वाला बोलीदाता वह भुगतान करता है जो परिसंपत्ति के लिए एक भारी कीमत के रूप में सामने आता है, तो यह टोल की कीमत में तेजी से वृद्धि करेगा। उपभोक्ता लागत वहन करना समाप्त करता है। यदि ट्रांसपोर्टरों को अधिक भुगतान करना पड़ता है तो अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। यह भी संभावना है कि जिन सड़कों का उपयोग वर्तमान में मुफ्त हैं उन्हें मुद्रीकरण के लिए रखा गया है। फिर से उपभोक्ता और अर्थव्यवस्था लागत वहन करती है। यह तर्क दिया जा सकता है कि एक प्रतिस्पर्धी नीलामी प्रक्रिया इन मुद्दों का समाधान करेगी और दक्षता लाभ अर्जित करते हुए सरकार को सही कीमत दिलाएगी। लेकिन यह मानना है अन्य बातों के अलावा कई संपत्तियों के लिए बड़ी संख्या में बोली लगाने वाले होंगे जिनका मुद्रीकरण किया जाएगा। अंत में निजी खिलाड़ी के लिए मुद्रीकरण की अवधि के अंत में परिसंपत्ति में निवेश करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है। संपत्ति का जीवन जब इसे सरकार को वापस किया जाता है लंबा नहीं हो सकता है। उस घटना में संपत्ति मुद्रीकरण वस्तुतः बिक्री के बराबर है। इस प्रकार पीपीपी मार्ग के माध्यम से मुद्रीकरण समस्याओं से भरा है। इसके बारे में जानने का एक और तरीका, सरकार ने मुद्रीकरण का दूसरा रूप इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इनविट बनाने का संकेत दिया है, जिसमें मुद्रीकरण योग्य संपत्ति हस्तांतरित की जाएगी। तो यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि सरकार ने मुद्रीकरण योग्य संपत्ति हस्तांतरित करने के लिए मुद्रीकरण का दूसरा रूप इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इनविट बनाने का संकेत दिया है। इनविट्स म्यूचुअल फंड जैसे वाहन हैं जिनमें निवेशक लाभांश देने वाले इकाइयों की सदस्यता ले सकते हैं। ट्रस्ट के प्रायोजक को जारी की गई कुल इकाइयों का न्यूनतम निर्धारित अनुपात रखना आवश्यक है। इनविट्स संपत्ति का एक पोर्टफोलियो प्रदान करते हैं, इसलिए निवेशकों को विविधीकरण का लाभ मिलता है। संपत्तियों को निर्माण स्तर पर या उनके द्वारा राजस्व अर्जित करने के बाद स्थानांतरित किया जा सकता है। मुद्रीकरण के लिए आमंत्रण मार्ग में सार्वजनिक प्राधिकरण के पास नकदी प्रवाह के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर और परिसंपत्तियों के संचालन का अधिकार है।
इसलिए एक निजी पार्टी को संपत्ति के हस्तांतरण के साथ उत्पन्न होने वाले मुद्दे जैसे कि गलत मूल्यांकन या उपभोक्ता को कीमत में वृद्धि एक समस्या से कम नहीं है। रास्ता। उपरोक्त से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? सबसे पहले एक सार्वजनिक प्राधिकरण के पास वित्त पोषण पक्ष पर निहित फायदे हैं। सामान्य तौर पर अर्थव्यवस्था की सबसे अच्छी सेवा तब होती है जब सार्वजनिक प्राधिकरण बुनियादी ढांचे का विकास करते हैं और इनका मुद्रीकरण करते हैं। दूसरा, इन्विट्स के माध्यम से मुद्रीकरण पीपीपी मार्ग की तुलना में कम समस्या साबित होने की संभावना है। तीसरा, हम अच्छी तरह से उपयोग की जाने वाली परिसंपत्तियों की तुलना में कम उपयोग की गई संपत्तियों का मुद्रीकरण करने से बेहतर है। चौथा, उचित निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया की स्वतंत्र निगरानी का मामला है। सरकार सक्षम पेशेवरों द्वारा नियुक्त एक परिसंपत्ति मुद्रीकरण निगरानी प्राधिकरण की स्थापना कर सकती है। प्राधिकरण को मुद्रीकरण के सभी पहलुओं को जांच के दायरे में रखना चाहिए। मूल्यांकन, उपभोक्ता पर लगाए गए मूल्य पर प्रभाव, कम उपयोग बनाम अच्छी तरह से उपयोग की गई परिसंपत्ति का मुद्रीकरण, विभिन्न क्षेत्रों में अनुभव आदि। अगर सही तरीके से क्रियान्वित किया जाए तो एसेट मुद्रीकरण ठीक है और यह हमेशा एक बड़ा अगर होता है। तो इस तरीके से ये आर्टिकल ख़त्म होता है। ये टीटी राम मोहन से बातचीत के अंश थे। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ हम अगले एडिटोरियल सेक्शन की दूसरी बड़ी न्यूज़ है केरलाज राइजिंग कोविड-19 केसेस एक्सप्लेन्ड, जिसका मतलब है केरल के बढ़ते कोविड-19 मामलों की संख्या। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। चिंता है कि बड़े पैमाने पर डेल्टा संस्करण द्वारा उछाल संभावित रूप से तीसरी भारत व्यापी लहर की ओर अग्रसर हो सकता है, अतिरंजित हो सकता है। एक बार फिर केरल राज्य में कोविड-19 की स्थिति सभी कारणों से चर्चा में है। पिछले एक सप्ताह में भारत में नए रिपोर्ट किए गए मामलों में से 60% से अधिक अकेले केरल से आए हैं और यह स्वाभाविक रूप से भौहें उठाता है। भारत की आबादी का केवल 2.5% वाला राज्य अपने केस लोड के 60% में योगदान कैसे कर सकता है? यानी कि यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि भारत की कुल आबादी का केवल 2.5% हिस्सा ही केरल के पास है, लेकिन टोटल कोविड के केसेस के मामले में यहाँ पे 60% का योगदान है। ये एक बहुत बड़ी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंटीबॉडी का प्रचलन, एक बात जिसे हम सबसे पहले स्वीकार करने की आवश्यकता समझते हैं वह यह है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) द्वारा मई 2021 में किए गए सबसे हालिया राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में कि यह अनुमान लगाया गया था कि केरल में कोविड-19 एंटीबॉडी का प्रसार सबसे कम था, जो कि 44% की तुलना में सबसे कम था। राष्ट्रीय औसत 68%। इसका मतलब था कि केरल में उस समय भी वायरस के संपर्क में न आने वाली आबादी का उच्चतम अनुपात था। यह देखते हुए कि वायरस तब तक फैलता रहेगा जब तक आबादी में एक निश्चित स्तर की झुंड प्रतिरक्षा हासिल नहीं हो जाती, या तो टीकाकरण के माध्यम से या प्राकृतिक संक्रमणों के माध्यम से। यह एक पूर्व निष्कर्ष है कि जब भी भीड़ बढ़ेगी तो मामले अधिक होते रहेंगे। केरल ने पहले ही अपनी 75% वयस्क आबादी, कुल जनसंख्या का 55% को कम से कम एक खुराक के साथ टीका लगाया है। मई के पहले सप्ताह के दौरान प्रतिदिन 40,000 पर पहुंचने के बाद दैनिक नए कोविड-19 मामलों में गिरावट आई है और लगभग 11,000 मामलों के पठार तक 12,000 मामलों और लगभग 10% की परीक्षण सकारात्मक दर (टीपीआर)
टीपीआर का फुल फॉर्म हो गया परीक्षण सकारात्मक दर, यानी टेस्ट पॉजिटिविटी रेट। इस साल जुलाई के पहले सप्ताह में तब से हालांकि राज्य में दैनिक नए मामलों में एक स्थिर लेकिन धीरे धीरे वृद्धि देखी जा रही है, जो कि दैनिक परीक्षण में वृद्धि हुई है, जो अगस्त की शुरुआत में लगभग 2 लाख के चरम पर पहुंच गई थी। दैनिक परीक्षण में गिरावट। हालांकि दैनिक परीक्षण में गिरावट के कारण 1 अगस्त से दैनिक केस लोड में गिरावट देखी गई है। 21 अगस्त को ओणम तक 7 दिनों का औसत दैनिक परीक्षण 1.7 लाख से घटकर 1 लाख हो गया था, जबकि टीपीआर 12% से बढ़कर 17% हो गया था। अनुचित लॉकडाउन छूट उपायों की एक श्रृंखला और यादृच्छिक दिनों में गतिशीलता में परिणामी आंतरायिक स्पाइक, कम दैनिक परीक्षण तथा ओणम तक जाने वाले उत्सवों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप संक्रमण में वृद्धि हुई थी। फिर भी ओणम आने वाले दिनों में रिपोर्ट किए गए दैनिक नए मामलों में कमी ने बड़े पैमाने पर कम परीक्षण की सहायता से एक अनजाने में महसूस किए जाने वाली नियंत्रण को देखा। लेकिन अब यह समझा जाता है कि गिरावट स्वाभाविक नहीं थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में दैनिक परीक्षण में मामूली वृद्धि के कारण मामलों में 30,000 अंक से ऊपर की वृद्धि हुई थी। यदि राज्य ने अब तक 2 लाख दैनिक परीक्षण किए हैं, तो यह लगभग 40,000 दैनिक मामलों की रिपोर्ट करेगा। लेकिन परीक्षण का निम्न स्तर अभी भी रिपोर्ट किए गए दैनिक मामलों की संख्या को उससे नीचे रख रहा है। महत्वपूर्ण प्रश्न बने हुए हैं। इस बात को लेकर वास्तविक आशंकाएं हैं कि क्या केरल में मामलों में मौजूदा उछाल वायरस के एक नए प्रकार के कारण है, या यह भारत में तीसरी लहर की शुरुआत को चिन्हित करेगा, और क्या वर्तमान उछाल केरल के स्वास्थ्य के पतन का कारण बन सकता है। देखभाल प्रणाली। डेल्टा वेरिएंट स्प्रेड। यहाँ ध्यान दिया जाना चाहिए कि डेल्टा संस्करण एक प्रकार जो शेष भारत में दूसरी लहर के दौरान अधिकांश मामलों का प्राथमिक कारण था, हाल ही में केरल से परीक्षण किए गए लगभग 90% नमूनों में पाया गया था। इसका तात्पर्य है कि नोवल कोरोना वायरस का यह प्रकार अभी भी केरल की आबादी के साथ पकड़ बना रहा है, जबकि शेष भारत में पहले ही इस प्रकार की एक बड़ी लहर देखी जा चुकी है, जिसके परिणामस्वरूप भारत में 68% सेरो प्रेवलेंस हुआ है। इसलिए केरल में वर्तमान उछाल के बारे में चिंता मुख्य रूप से डेल्टा संस्करण द्वारा संभावित रूप से देश में तीसरी लहर की ओर अग्रसर हो सकती है, अतिरंजित हो सकती है। केरल का स्वास्थ्य देखभाल ढांचा अपनी लहर के दौरान, अपनी दूसरी लहर के चरम के दौरान संतृप्त के करीब पहुंच गया था। अब दैनिक मामले 40,000 से अधिक हो जाने पर टीपीआर 28% के उच्च स्तर पर पहुंच गया। मामलों में मौजूदा उछाल और टीपीआर में वृद्धि को देखते हुए यह अत्यधिक संभावना है कि राज्य एक बार फिर से आने वाले दिनों में इसी तरह की स्थिति का अनुभव करेगा और अपने स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को प्रभावित करेगा। इसलिए अधिकारियों को इस स्थिति से बेहद सतर्क रहना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बढ़ती संख्या और अस्पताल में भर्ती होने से स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली समाप्त न हो जाए। एक कार्य योजना। राज्य को तुरंत अपने मौजूदा स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे का जायजा लेना चाहिए और देखना चाहिए कि वर्तमान केस लोड और आने वाले दिनों में इसकी अपरिहार्य वृद्धि को देखते हुए यह कब तक पकड़ सकता है। यदि यह आसन्न वृद्धि को संभाल नहीं सकता है, जो संभावित रूप से तत्काल अवधि में 40,000 से अधिक दैनिक नए मामलों को देख सकता है और संबंधित बढ़े हुए अस्पताल में राज्य के लिए 1 से 2 की बहुत कम अवधि के लिए पूर्ण लॉकडाउन में जाना बुद्धिमानी हो सकती है। इस उछाल को रोकने के लिए सप्ताह और मामलों को तत्काल अवधि में शांत करने की अनुमति दें।
इस बीच राज्य को टीकाकरण की गति को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। परीक्षण और ट्रेसिंग प्रयासों में उल्लेखनीय वृद्धि करनी चाहिए ताकि कई मामलों का पता न चले। एक बार मामले नियंत्रण में आने के बाद यदि प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जाता है तो वर्तमान वृद्धि 1 या 2 सप्ताह में धीमी हो जाएगी और तब तक प्राकृतिक संक्रमण और टीकाकरण केरल में जनसंख्या स्तर की कोविड-19 प्रतिरक्षा को कम से कम 60% से 70% तक ले जाएगा, जिससे यह करीब आ जाएगा। शेष भारत लेकिन अन्य बड़े भारतीय राज्यों की तुलना में कम मानव टोल के साथ। ये बातचीत चल रही थी रिजो एम जॉन के साथ, जो एक स्वास्थ्य अर्थशास्त्री हैं और राजगिरी कॉलेज ऑफ सोशल साइंसेस कोच्चि में सहायक प्रोफेसर हैं, माफ़ कीजिएगा, थे नहीं हैं। ये उनके साथ बातचीत के अंश थे। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अगले न्यूज़ की तरफ। एडिटोरियल सेक्शन की अगली बड़ी न्यूज़ जो कि अफ़गानिस्तान को लेकर के है, उसका टाइटल है नियर एंड प्रेजेंट, जिसका हिंदी में मतलब है निकट और वर्तमान। तो चलिए इसे पढ़ना चालू करते हैं। भारत के पास अपने पड़ोस में टिक टिक बम से दूरी का विलास नहीं है। काबुल हवाई अड्डे पर आत्मघाती बम विस्फोट, जिसमें लगभग 100 लोगों की जान गई थी, ने दुनिया के किसी भी अवशिष्ट आशावाद को तोड़ दिया है कि पश्चिम दोहा में वार्ता के हिस्से के रूप में सेना को बाहर निकाल रहा है और देश को तालिबान को सौंप रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक शांतिपूर्ण अफगानिस्तान होगा। इसके बजाय इस्लामिक स्टेट खोरासन (ISK) द्वारा दावा किए गए जटिल हमले ने यह साबित कर दिया है कि तालिबान के नए शासन या पाकिस्तान में उसके समर्थक चाहे जो भी आश्वासन दें, वे इससे उत्पन्न होने वाले आतंकी खतरे को रोकने में असमर्थ या अनिच्छुक हैं। हमले के बारे में महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी उपलब्ध कराने के बावजूद देश तालिबान शासन के भीतर कुछ मिलीभगत का भी संदेह है, क्योंकि हक्कानी समूह जो काबुल और हवाई अड्डे की परिधि को सुरक्षित कर रहा है, एक संयुक्त राष्ट्र नामित आतंकवादी इकाई है जिसने अतीत में ISK के साथ हमले किए हैं। US का कहना है कि यह तालिबान के साथ सुरक्षा पर समन्वय करना जारी रखता है। तालिबान के खिलाफ जांच या संचालन के किसी भी विचार पर मुहर लगानी चाहिए, जैसा कि यह एक खतरनाक परिदृश्य है। सरकार को अब भारत के लिए खतरों को स्वीकार करना चाहिए और तैयार रहना चाहिए। LOC पर पाकिस्तान की धमकियों और सीमा पर आतंकवाद के समर्थन के साथ साथ चीन की LAC आक्रामकता के अनुरूप स्थिति भारत के पहले से ही शत्रुतापूर्ण महाद्वीपीय पक्षों को और बढ़ाएगी। नई दिल्ली को अपनी चिंताओं को उजागर करने के लिए कूटनीति पर भी ध्यान देना चाहिए, जिसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र से होगी, जहां भारत की प्रमुख भूमिका होगी। UNSC के सदस्य और राष्ट्रपति के रूप में भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र का सबसे शक्तिशाली निकाय तालिबान की चुनौती के सामने असहाय न दिखे और उसे जिस तरह की सरकार की गारंटी देनी चाहिए, उसके लिए लाल रेखाओं को स्पष्ट करना चाहिए, जिसमें वह भी शामिल है जो मानव को पहचानती है, अधिकार, अपने लोगों के लिए प्रतिनिधित्व के किसी न किसी रूप को अपनाता है और खुद को आतंकवादी समूहों से दूर रखता है। इनमें से प्रमुख यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि हक्कानी समूह, जिसमें प्रमुख रूप से सिराजुद्दीन हक्कानी शामिल हैं, जो तालिबान प्रमुख हैबतुल्ला अखुंदजादा के उप हैं, आधिकारिक सत्ता संरचना में शामिल नहीं है। यह समूह विशेष रूप से 2008-9 में भारतीय वाणिज्य दूतावासों और दूतावास पर आतंकी और आत्मघाती हमलों के लिए जिम्मेदार रहा है। 1988 की प्रबंध संबंधी के अध्यक्ष के रूप में, जिसमें 135 तालिबान सदस्यों को
नामित आतंकवादियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। भारत को उन पर प्रतिबंधों को कम करने के लिए किसी भी कदम पर दृढ़ रहना चाहिए, जिसमें यात्रा, धन पहुंच और हथियार शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA की मान्यता समिति को यह भी तय करना होगा कि भविष्य में तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार को अफगानिस्तान की सीट पर कब्जा करने की अनुमति दी जाए या नहीं। सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा को देखते हुए, जहां उनके संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने की उम्मीद है, और फिर क्वाड शिखर सम्मेलन, यह महत्वपूर्ण है कि अफगान स्थिति पर भारत की स्थिति और भारतीय सुरक्षा पर इसके प्रभाव को दृढ़ता से व्यक्त किया जाए। सांसदों को ब्रीफिंग करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि सरकार वेट एंड वॉच की नीति अपना रही है, लेकिन यह भारत के पड़ोस में टिक टिक टाइम बम से दूरी की विलासिता को मानती है। तो इस न्यूज़ में फ़िलहाल इतना ही। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। एडिटोरियल की अगली न्यूज़ है जिसका टाइटल है फील्ड टू द नाइन्स, जिसका हिंदी में मतलब होता है नौ से भरा। अब ये नौ से भरा क्या है? क्या ये 9 संख्याओं से भरा है या कैसे भरा है? चलिए इसको आगे पढ़ते हैं। अनुसूचित जाति में नियुक्ति की होड़ का स्वागत है और विविधता और प्रतिनिधित्व के लिए भी अच्छा है। ऐसा अक्सर नहीं होता है कि सर्वोच्च न्यायालय में एक बार में 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच सहयोग के एक स्वागत योग्य संकेत में भारत के राष्ट्रपति ने 5 सदस्यीय कॉलेजियम द्वारा 3 महिलाओं सहित 8 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और पदोन्नति के लिए एक वकील की सिफारिश करने के दिनों के भीतर नियुक्ति के वारंट पर हस्ताक्षर किए हैं। सुप्रीम कोर्ट की नियुक्तियों को लगभग 2 साल हो चुके हैं और कुछ रिक्तियां काफ़ी समय से हैं। नियुक्तियों का नवीनतम दौर संभवतः एक ऐसे युग की शुरुआत का संकेत देता है जिसमें दोनों शाखाएं अधिक सहमत होती हैं और कॉलेजियम की सिफारिशों पर तेजी से सहमत होती हैं। एक अदालत में बेंच की ताकत 33 तक जाती है, जिसमें 34 न्यायाधीशों के स्वीकृत पूरक हैं। 3 महिलाओं की उपस्थिति और यह तथ्य भी कि विभिन्न उच्च न्यायालयों को प्रतिनिधित्व मिल रहा है, सकारात्मक विशेषताएं हैं और बेंच पर विविधता बढ़ाने के लिए शुभ संकेत है। विशेष रूप से इस समय न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पदोन्नति का मतलब है कि वह भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश CJI बन सकती हैं। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीवी नागरत्ना बन सकती हैं। बार के सदस्यों को सीधे सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त करने का चलन इस बार पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल PS नरसिम्हा के सम्मान के साथ जारी है, जो समय के प्रवाह से मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में हैं। एक उल्लेखनीय उम्मीदवार जिसका नाम सूची में नहीं है, त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अकील कुरैशी हैं, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अखिल भारतीय वरिष्ठता सूची में काफ़ी ऊपर हैं। न्यायमूर्ति रोहिंटन नरीमन की सेवानिवृत्ति के बाद सिफारिशों को अंतिम रूप दिया गया और इसके साथ कॉलेजियम की संरचना में बदलाव यह संकेत दे सकता है कि नाम एक समझौते का परिणाम थे। यह कहना बेकार की अटकलें नहीं हैं कि लंबे समय से नियुक्ति प्रक्रिया में ठहराव के पीछे जस्टिस कुरैशी की उम्मीदवारी रही होगी। 2 साल पहले कॉलेजियम द्वारा न्यायमूर्ति कुरैशी को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित करने के एक प्रस्ताव को केंद्र की संवेदनशीलता को समायोजित करने के लिए वापस बुलाया गया था। बाद में उन्हें त्रिपुरा उच्च न्यायालय को सौंपा गया। चीज़ों की बड़ी योजना में व्यक्तियों की चूक ज़्यादा मायने नहीं रखती है, लेकिन यह केवल कार्यपालिका के आरक्षण को समायोजित करने के लिए पर्याप्त कारण के बिना उपयुक्त उम्मीदवारों को दरकिनार करने की प्रथा नहीं बननी चाहिए। आखिरकार
अपारदर्शी कॉलेजियम प्रणाली केवल इस विश्वास से कायम है कि यह कार्यकारी हस्तक्षेप के खिलाफ एक सुरक्षा कवच है। इस जेल डी एत्रे की दृष्टि नहीं खोनी चाहिए। आगे चलकर न्यायिक नियुक्तियों में कम गतिरोध, नामों की त्वरित प्रक्रिया और सामाजिक और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व पर अधिक ध्यान देने की इच्छा होगी। आगे चलकर इसका मतलब ये है, इस लाइन का मतलब ये है कि आने वाले समय में जो न्यायिक नियुक्तियां होती हैं उसमें कम गतिरोध देखा जा सकता है और जो नाम सजेस्ट किए जाते हैं उसका जो प्रोसीजर है वो थोड़ा फास्ट हो सकता है। और सामाजिक और क्षेत्रीय जो प्रतिनिधित्व है यानी कि जो समाज में हमारे या जो हमारे क्षेत्र हैं समाज के, वहाँ पे जो प्रतिनिधित्व यानी जो लीडरशिप होती है वहाँ पर अधिक ध्यान दिया जा सकता है। तो इस एडिटोरियल की न्यूज़ में फ़िलहाल इतना है। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। एडिटोरियल की अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, जिसकी हेडलाइन है इन हरियाणा टेकिंग द मैट बाय स्टॉर्म। और ये न्यूज़ काफ़ी बड़ी है, तो इसको चलिए पढ़ना चालू करते हैं। अब देखिए, अगर इसका हिंदी में मतलब देखेंगे तो इसका हिंदी में शाब्दिक अर्थ होता है हरियाणा तूफान की चपेट में। लेकिन ये ऐसा कुछ इसका मतलब नहीं है। इसका कहने का मतलब ये है कि हम सभी को पता है कि हरियाणा में कुश्ती और पहलवानी का काफ़ी ज़्यादा स्कोप रहता है। तो इस पूरे आर्टिकल में उसी से संबंधित बातें लिखी हुई हैं। तो चलिए इसको पढ़ना चालू करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में मजबूत पितृसत्तात्मक विचारों वाले राज्य में अधिक से अधिक महिलाओं ने कुश्ती की ओर रुख किया है, जबकि पारंपरिक रूप से अति मर्दाना खेल में उनकी उपस्थिति की सामाजिक स्वीकृति बढ़ रही है। कुछ पूर्वाग्रह अब भी मौजूद हैं। और ये नीचे रिपोर्ट अशोक कुमार की है। चलिए पढ़ते हैं। यहाँ जो आप एक चित्र देख रहे हैं जिसमें एक लड़की है जिसने किसी पुरुष को ज़मीन पर पटका हुआ है। तो ये इमेज है जज्जर के कानपुर खुर्द के कृष्ण अखाड़े में प्रशिक्षण सत्र के दौरान कुश्ती बाउट में शामिल महिला पहलवान। नीचे हैं सुनील सांगवान और उनकी पत्नी स्नेहलता, अपनी छोटी बेटी मुकुल जो पदक धारण कर रहे हैं, और बेटे कुणाल के साथ हरियाणा के चरखी दादरी जिले के एक गांव झोझू खुर्द में अपने घर के सामने। तो चलिए इसे पढ़ना चालू करते हैं। हर 9 सितंबर को सांगवान एक केक काटते हैं। हरियाणा के चरखी दादरी जिले के एक गांव झोझू खुर्द में 5 लोगों के परिवार के लिए यह तारीख हमेशा खास रहेगी। इसी दिन उनकी बेटी कोमल ने इसी दिन उनकी बेटी कोमल ने सालों पहले कुश्ती को अपने करियर के रूप में चुना था। जब वह 9 साल की थी तब कोमल घर पर बैठकर टीवी पर अपने पिता सुनील सांगवान के साथ ग्लासगो में 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स में फ्री स्टाइल 48 किलोग्राम कुश्ती मैच देखती थी। विनेश ने वह गेम जीत लिया। यहाँ पर विनेश फोगाट उस गेम में पार्टिसिपेट किए थे और उन्होंने उस गेम को जीत लिया था। कोमल विनेश की शारीरिक शक्ति से मंत्रमुग्ध हो गई और उसने तुरंत फैसला किया कि वह अपने पसंदीदा पहलवान के नक्शे कदम पर चलेगी। गीता और बबीता फोगाट की चचेरी बहन विनेश, जिनकी कहानी ब्लॉकबस्टर फिल्म दंगल का आधार थी। भिवानी जिले के बलाली गांव में सिर्फ 4 किलोमीटर दूर रही कोमल का सपना सचमुच दूर नहीं था। 9 सितंबर उसके लिए बहुत मायने रखता है।
या उसके लिए उसके जन्मदिन से ज़्यादा मायने रखता है। वह हमें बताती है कि वह उसके पुनर्जन्म का दिन हो जैसे। हम सभी इस दिन को उसके साथ मनाते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से एक पारिवारिक मामला है। कोमल की माँ स्नेहलता एक व्यापक मुस्कुराहट के साथ ये सारी बातों को कहती हैं। कोमल के करियर को रुक रुक कर सफलता मिली है। उसने अंडर 14 राष्ट्रीय स्कूल चैंपियनशिप में एक स्वर्ण पदक, अंडर 15 राष्ट्रीय चैंपियनशिप में एक स्वर्ण, एशियाई चैंपियनशिप में एक रजत और पारंपरिक दंगलों में नगद पुरस्कार जीते हैं। उनका 7 साल का कुश्ती करियर न केवल उनके लिए बल्कि उनके पूरे परिवार के संघर्षों, चुनौतियों और बलिदान से भरा रहा है। सुनील कहते हैं, जो कि उनके पिता हैं, जैसा कि वे कहते हैं, सफलता के समान कुछ भी सफल नहीं होता। तथ्य यह है कि आज भी सरकार की ओर से कोई भी मदद खिलाड़ियों के खुद को साबित करने के बाद ही मिलती है। ओलंपियनों को सम्मानित करने और उन्हें पुरस्कार राशि और नौकरी देने के लिए बड़े समारोह आयोजित किए जाते हैं, लेकिन राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध हासिल करने वालों को अपना हक पाने के लिए इधर-उधर भागना पड़ता है। राष्ट्रीय चैंपियनशिप में अपनी बेटी की जीत के लिए 50,000 रुपये की पुरस्कार राशि का दावा करने में मुझे 1 साल से अधिक समय लगा। कभी-कभी इसमें अधिक समय लगता है। वह एक आह के साथ कहता है। वह पदक पहने कोमल की तस्वीरों को पृष्ठभूमि के खिलाफ बैठता है। दंपत्ति की छोटी बेटी 14 वर्षीय मुकुल ने भी 3 साल पहले कुश्ती में कदम रखा था। विनेश के रूप में उसकी बहन उसकी प्रेरणा थी, जिसे वह कहती है कि पहलवानों की वर्तमान पीढ़ी में तकनीक रूप से सबसे मजबूत पहलवान है। लेकिन फोगाट बहनें 3 अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों का उत्पादन करने के बावजूद बलाली के पास कोई सरकारी सहायता प्राप्त गुणवत्ता प्रशिक्षण केंद्र नहीं है, जहां युवा पहलवान प्रशिक्षण ले सकें। पसीना और बलिदान। राजीव गांधी खेल स्टेडियम, जिसे हर गांव में एक स्टेडियम उपलब्ध कराने के लिए सरकार की नीति के तहत स्थापित किया गया था, सांगवानों के घर से कुछ ही दूरी पर है। इमारत जमीन को ढेकने वाले जंगली अतिवृष्टि वाले खरपतवार से जीर्ण शीर्ण हो गई है। स्टेडियम में कोच कोई नहीं लगाया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे इसका इस्तेमाल मवेशियों को बंद करने के लिए कहते हैं। इमारत स्वाभाविक रूप से खेल प्रेमियों को दूर रखती है और इसलिए हर दिन मुकुल, उसके चचेरे भाई और एक दोस्त नेहा मुकुल के चाचा के द्वारा झज्जर के कानपुर खुर्द में बलाली से कृष्ण अखाड़ा तक 40 किलोमीटर तक ले जाते हैं। अखाड़ा एक कुश्ती उत्साही द्वारा चलाया जाता है और उसका नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन समर्थक है। इसमें एक योग्य कोच है। मुकुल का दिन सुबह 4 बजे शुरू होता है और आधी रात को खत्म होता है। क्या इस कठिन दिनचर्या को देखते हुए कुश्ती छोड़ने का विचार उसके मन में आया है? इस पर मुकुल क्या कहता है? कमजोर और पिक्सी हेयर कट के साथ अपना सिर हिलाते हुए, नहीं। मुकुल के पक्के चाचा की तरह सुनील को भी कुर्बानी देनी पड़ी। कोमल ने कुश्ती शुरू करने के 4 साल बाद तक काम और अपनी बेटी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हाथापाई की और आखिरकार अपनी केमिस्ट की दुकान बंद करने और इसके बजाय शराब की दुकान खोलने का फैसला किया। अधिकांश लड़कियों के माता पिता की तरह जो कुश्ती में भाग लेना चाहते हैं, सुनील को भी अक्सर अपनी बेटी के साथ दंगल और कुश्ती की घटनाओं में जाना पड़ता था, लेकिन इसकी वजह से उनका काम प्रभावित हुआ। एक लड़की के लिए एक कोच और साथी पहलवानों के साथ बाहर यात्रा करना सुरक्षित नहीं है। इसलिए अधिकांश माता-पिता लड़कियों के साथ शहर से बाहर जाते हैं। मैंने भी हर महीने 4-5 दिन यात्रा की है। तभी मैंने अपना पेशा बदलने का फैसला किया। एक केमिस्ट की दुकान के विपरीत आपको शराब की दुकान चलाने के लिए योग्य कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं होती है।
साथ ही इस धंधे में गबन की गुंजाइश कम है। पैसा में भी कोई बाधा नहीं है। स्नेहलता ने भी अपनी बेटी के करियर में अपने तरीके से योगदान दिया है। उसने अपने 30वें दशक में दोपहिया वाहन चलाना सीखना प्रारंभ किया, ताकि जब उसका पति आसपास ना हो तो वह अपनी बेटियों को छोड़ सके और उठा सके। हालांकि एक सख्त शाकाहारी, वह अपनी पहलवान बेटियों के लिए मांस पकाने के बारे में कभी भी कोई भी उपद्रव नहीं करती हैं। उन्हें मांस खाना चाहिए, उन्हें इस तरह के प्रोटीन की ज़रूरत होती है, नहीं तो वे रिंग में कैसे प्रतिस्पर्धा करेंगी। लड़कियों के इस फैसले का रिश्तेदार, दोस्त और परिवार के बड़े लोग समर्थन करते हैं। स्नेहलता का कहना है कि वह उन लोगों पर ध्यान नहीं देती जो उसकी लड़कियों को वह करने की अनुमति देने के फैसले से असहमत हैं जो वे चाहते हैं। दंपति का मानना है कि समाज का दृष्टिकोण बदल रहा है और अपनी पसंद खुद बनाने वाली महिलाओं की स्वीकार्यता बढ़ रही है। लिंग भेद, हालांकि एक पूर्वाग्रह अन्य तरीकों से प्रकट होता है। ग्रामीण स्तर पर महिला पहलवानों के लिए कम सामुदायिक खतरे हैं। पुरुष पहलवानों को दिए जाने वाले भारी नगद पुरस्कार और महंगे उपहार की तुलना में वे जो पुरस्कार राशि कमाते हैं वे बहुत कम हैं। और पारंपरिक दंगलों पर महिला पहलवानों की बढ़ती लोकप्रियता के बावजूद महिलाओं ने कुछ मौक़ों पर पुरुषों को चुनौती भी दी है, लेकिन उनकी भागीदारी बहुत कम है। कृष्ण अखाड़े के कोच सज्जन सिंह का कहना है कि महिला पहलवानों के लिए दंगलों की संख्या शायद पुरुषों के मुकाबले एक चौथाई ही होगी। महिला पहलवानों को दंगल में आमंत्रित करने के लिए आयोजकों को चेंजिंग रूम और वॉशरूम के लिए अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है, इसलिए आमतौर पर वे अनिच्छुक होते हैं। इससे पहले इन दंगलों पर महिलाओं के कुश्ती के मामले और भी कम थे। आयोजक पारंपरिक रेत बिस्तर अखाड़ों में महिलाओं के लिए मुकाबले आयोजित करने के लिए अनिच्छुक थे, लेकिन कुश्ती मैट की उपलब्धता से अब स्थिति में सुधार हुआ है। प्रत्येक समिति को महिलाओं के लिए कुश्ती मैच आयोजित करना चाहिए। यह राज्य में महिला कुश्ती को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, ऐसा सज्जन कहते हैं, जो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला से कुश्ती कोच डिप्लोमा धारक हैं। कई ग्राम समितियां, विशेष रूप से जिनमें स्थानीय पुजारी होते हैं, आमतौर पर महिला खतरों का विरोध करते हैं। वेतन में भी अंतर है। जबकि इन दंगलों में महिला पहलवानों के लिए पुरस्कार राशि ₹3000 और 5000 के बीच होती है। पुरुष पहलवान एक मुकाबले के लिए 1 से 1.5 लाख तक जीतते हैं। खेल के लिए जीवन रेखा, अपने करियर के शुरुआती वर्षों में पहलवानों के लिए पर्याप्त सरकारी बुनियादी ढांचे और वित्तीय सहायता के अभाव में यह दंगल पर नगद पुरस्कार और अखाड़ों में मुफ्त प्रशिक्षण देने की सदियों पुरानी परंपरा है, जो पहलवानों को प्रेरित करती है। ये खेल के लिए जीवन रेखा है। राज्यों में ऐसे अखाड़ों का विशाल नेटवर्क है जो ज़्यादातर कुश्ती के प्रति उत्साही लोगों द्वारा चलाए जाते हैं। हरियाणा के हर 10वें गांव में औसतन ऐसा केंद्र है। सुनील कहते हैं, कुश्ती एक ऐसा खेल है जहां उपकरणों पर बहुत कम खर्च होता है, लेकिन पहलवान के दैनिक आहार पर बहुत अधिक खर्च होता है। शुरुआत में 7,000 और 8,000 प्रतिमाह के बीच हो सकता है और वर्षों में बढ़ सकता है। यदि आप यात्रा और रसद पर लगातार खर्च जोड़ते हैं तो औसत निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लिए चीज़ें असहनीय हो जाती हैं। लेकिन इन दंगलों पर नगद पुरस्कार इस खर्च के अधिकांश हिस्से को पूरा करने में मदद करते हैं। कई पुरुष पहलवान भी इससे जीविकोपार्जन करते हैं। ये दंगल खिलाड़ियों को बहुत ज़रूरी एक्सपोजर भी प्रदान करते हैं। अगस्त आ गया है। राज्य भर के गांव में फ्री स्टाइल कुश्ती के दंगल अगले साल होली के बाद तक धूमधाम से आयोजित किए जाते हैं। उनमें से अधिकांश दशकों के एक नियमित संबंध रहते हैं, जो साल दर साल बिना रुके आयोजित किए जाते हैं।
ग्रामीणों द्वारा गठित समितियां दंगल कराती हैं। ये समितियां आयोजन के लिए स्थानीय लोगों, कारोबारियों और दुकानदारों से चंदा इकट्ठा करती हैं। सबसे आम संरक्षक हालांकि इच्छुक राजनीतिक नेता हैं, क्योंकि इन आयोजनों में बड़ी भीड़ होती है। पीक सीजन के दौरान राज्य में हर दिन औसतन एक दंगल का आयोजन किया जाता है। कुश्ती के इन मुकाबलों का इतना क्रेज होता है कि एक दिन में एक गांव में 2 या 3 दंगल भी हो सकते हैं। हालांकि ऐसा कम ही होता है। कभी कभी बच्चों को गांव के एक कोने में से लड़ते हुए देखा जाता है। इनका इनाम क्या होता है? इनका इनाम बिस्कुट का पैकेट और उत्साहजनक भीड़। सज्जन कहते हैं, हरियाणा के लोगों के लिए कुश्ती एक खेल से बढ़कर है। यह उनकी संस्कृति है, यह उनकी रगों में दौड़ता है। यह युवाओं में ब्रह्मचर्य को बढ़ावा देकर चरित्र का निर्माण करता है और भाईचारे का प्रसार करता है। प्रतिद्वंदी बाउट से पहले और बाद में हाथ मिलाते हैं। यह दर्शाता है कि अखाड़े में एक दूसरे को चुनौती देने से पहले वे दोस्त थे और खेल खत्म होने के बाद भी दोस्त बने रहते हैं। प्रसिद्धि और अभिमान की भूख। आंकड़ों से पता चलता है कि हरियाणा कुश्ती संघ द्वारा आयोजित जिला और राज्य स्तर के कार्यक्रमों में महिला पहलवानों की भागीदारी 2008 में 30 विषम प्रतिभागियों में से 3 श्रेणियों सब जूनियर, जूनियर और सीनियर में से प्रत्येक में लगभग 5 गुना बढ़ गई है। 2009 से लगभग 150 पिछले साल तक। 2008-9 तक महिला पहलवानों की भागीदारी इतनी कम थी कि वरिष्ठ स्तर के खेलों के लिए किसी ट्रायल की आवश्यकता नहीं थी। गीता फोगाट, बबीता फोगाट और साक्षी मलिक जैसी कुछ ही महिला पहलवान थी, लेकिन अब मुकाबला कठिन है। यह लगभग पुरुषों के बराबर है। हरियाणा कुश्ती संघ के सचिव राज कंवर हुड्डा कहते हैं, यह उस राज्य में काफ़ी उल्लेखनीय है जो अक्सर गलत कारणों से सुर्खियों में रहता है। हरियाणा में महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर उच्च है। राज्यों में केवल राजस्थान और असम से पीछे है। 2018 में सोनीपत जिले के एक गांव ने लड़कियों के जीन्स पहनने और मोबाइल फ़ोन ले जाने पर प्रतिबंध लगाया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भिवानी जिला चरखी दादरी को 2016 में भिवानी से अलग जिला के रूप में बनाया गया था। यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है कि चरखी दादरी को 2016 में भिवानी से अलग जिले के रूप में बनाया गया था। वहाँ का लिंग अनुपात 886 है और बाल लिंग अनुपात 0 से 6 वर्ष के बीच में 832 है, जो हरियाणा में सबसे खराब में से एक है। तो इन युवतियों को पारंपरिक रूप से अतिमर्दाना खेल में आक्रामक रूप से प्रवेश करने के लिए क्या प्रेरित करता है? क्या बात उन्हें ऐसे राज्य में महिला पहलवान बनने के लिए प्रेरित करती है जहां अकेले एक महिला होना काफ़ी कठिन हो सकता है? एक निजी स्कूल के पूर्व शारीरिक प्रशिक्षक परमेश गहलोत कहते हैं, यह भूख है, प्रसिद्धि की भूख और गर्व है। परमेश ने अपने बच्चों तपस्या 14 वर्ष और दक्ष 11 वर्ष के माध्यम से खेल में बड़ा करने के लिए अपने अधूरे सपने को पूरा करने के लिए नौकरी छोड़ दी। एक दर्दनाक सर्जरी के कारण उन्हें खेल छोड़ना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी, एक कॉलेज के प्रोफेसर को अपने दोनों बच्चों को कुश्ती में धकेलने के लिए मना किया। अब वह उनके साथ दिन में 2 बार कृष्ण अखाड़े में जाते हैं और खेती करना शुरू कर देते हैं। सैकड़ों आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं, सैकड़ों सांसद और विधायक हैं, लेकिन एक ही नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में स्वर्ण पदक विजेता जो हैं, एक वही नीरज चोपड़ा हैं। भीड़ से अलग दिखने की यही इच्छा ही असली प्रेरक शक्ति है, ऐसा परमेश कहते हैं। जब सांगवानों से पूछा गया कि क्या उन्हें कभी इस बात का पछतावा हुआ है कि उनकी बेटियों ने ना कि बेटे कुणाल ने कुश्ती को चुना, तो जवाब आता है नहीं। सुनील बताते हैं कि कैसे हरियाणा में माता पिता महिला कुश्ती को अपनी बेटियों के लिए एक आसान करियर अवसर के रूप में देखते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर बहुत कम प्रतिस्पर्धा है और खेल कोटा नौकरियों में कोई जाति आरक्षण नहीं है। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि राष्ट्रीय स्तर पर बहुत कम प्रतिस्पर्धा है कुश्ती में, यहाँ कुश्ती की बात हो रही है, और खेल कोटे से जो नौकरियां मिलती हैं वहाँ कोई जातिगत आरक्षण नहीं है।
ये बहुत बड़ी बात ध्यान देने वाली है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन महिलाओं के बीच कुश्ती के बढ़ते क्रेज के बावजूद उनके लिए प्रतिस्पर्धा अभी भी पुरुष पहलवानों के प्रतिस्पर्धा के करीब नहीं है। सोनीपत, रोहतक, झज्जर और हिसार में, जो कि हरियाणा में है, यहाँ पर कुश्ती के केंद्र हैं। पुरुषों के लिए जिला टीम में बर्थ बुक करना भी बड़ी बात है, लेकिन एक महिला यहाँ तक कि थोड़ी क्षमता के साथ राष्ट्रीय टीम में जगह बनाने की उम्मीद कर सकती है। और राष्ट्रीय स्तर पर भी इस खेल में हरियाणा के पहलवानों का दबदबा है। यानी कि अगर आप पुरुष टीम में हिस्सा लेना चाहते हैं राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती की, तो वहाँ आपको अधिक संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप महिला हैं और महिला कुश्ती टीम का हिस्सा बनना चाहती हैं, तो अपेक्षाकृत ज़्यादा आसान है, क्योंकि वहाँ पर प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा बहुत ही कम है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में पुरुष कुश्ती में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के साथ जो राज्य की टीम में जगह नहीं बना पाते हैं, वे अक्सर दूसरे राज्यों से खेलने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि भारतीय रेलवे, भारतीय पुलिस और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की टीमों के खिलाड़ी भी ज़्यादातर हरियाणा से हैं। सुनील कहते हैं, पिछले 2 दशकों में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के लिए पुरुषों और महिलाओं दोनों की राष्ट्रीय कुश्ती टीमों की संरचना से पता चलता है कि राज्य खेल पर हावी है। भारत की पहली महिला पहलवान अर्जुन अवॉर्डी गीतिका जाखड़ का कहना है, यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि भारत की पहली महिला पहलवान जो कि अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हैं, उनका क्या नाम है? उनका नाम है गीतिका जाखड़। का कहना है कि समय के साथ खेल के प्रति नज़रिया काफ़ी बदला है। जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा बदलाव किया है वह है महिला पहलवानों के प्रति समाज का नज़रिया। खेल की स्वीकार्यता बढ़ी है। खिलाड़ियों के पास अब 1 दशक पहले की तुलना में काफ़ी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। हम पिछले 3 खेलों से ओलंपिक के प्रतियोगिताओं में कुश्ती में पदक जीत रहे हैं। मेरा मानना है कि यह खेल की बढ़ती लोकप्रियता का कारण है। अब माता पिता चाहते हैं कि उनकी बेटियां पहलवान बनें और पदक अर्जित करें। ये सारी बातें गीतिका ने कही हैं, जो कि फतेहाबाद में पुलिस उप अधीक्षक डीएसपी के रूप में तैनात हैं। इनाम की हो रही है बारिश। हालांकि 2000 के दशक की शुरुआत में ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व वाले शासन के बाद से हरियाणा की सरकारों ने विजेताओं को नौकरी और नगद पुरस्कार प्रदान करने और खेल को ग्रामीण युवाओं के लिए एक आकर्षक करियर की संभावना बनाकर खेलों को प्रोत्साहित किया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार ने इसे एक अलग तरीके से लिया है। पदक लाओ, पद लाओ, माफ़ कीजिएगा, पदक लाओ, पद पाओ। यानी कि अगर आप पदक लेके आते हैं तो आपको उसके बदले में कहीं न कहीं सरकारी नौकरी में कोई न कोई पद दे दिया जाएगा। योजना के तहत पदकों के बदले में नौकरियों की पेशकश उन्होंने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुड्डा सरकार ने पिछली चौटाला सरकार की नीति को आगे बढ़ाया, जिसमें बेहतर रोजगार के अवसर और पुरस्कार के रूप में मोटी रकम देकर खेलों को अधिक आकर्षक बनाया गया था। हरियाणा पुलिस सेवा के नियमों में संशोधन करके डीएसपी के 3% अस्थायी पदों को उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति के लिए आरक्षित किया गया है। यानी कि यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हरियाणा पुलिस सेवा के नियमों में संशोधन किया गया है। क्या है कि डीएसपी के जितने भी पद हैं, यानी कि डीएसपी का मतलब यहाँ क्या हुआ? डीएसपी का मतलब पुलिस उप अधीक्षक हुआ। तो पुलिस उप अधीक्षक के जितने भी पद हैं, उन कुल पदों के 3% अस्थायी पदों को केवल उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति से ही भरा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हॉकी खिलाड़ी ममता खरब, पहलवान गीतिका जाखड़, क्रिकेटर जोगिंदर शर्मा, पहलवान योगेश्वर दत्त, मुक्केबाज विजेंद्र सिंह, मुक्केबाज अखिल कुमार और मौजूदा खेल मंत्री और हॉकी खिलाड़ी संदीप सिंह जैसे कई खिलाड़ियों ने नीति का लाभ उठाया है। राज कंवर कहते हैं, जो कि उपाध्यक्ष हैं भारतीय कुश्ती संघ के। बबीता फोगाट, माफ़ कीजिएगा, गीता फोगाट, जिन्हें इंस्पेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया था, को बाद में डीएसपी के रूप में पदोन्नत किया गया है। बबीता को सब इंस्पेक्टर बनाया गया है। इसलिए राज्य के लोगों ने खेलों को नौकरियों से जोड़ना शुरू कर दिया। लाभान्वित होने वालों में कई महिला पहलवान थी। इसने बड़े पैमाने पर कुश्ती और गैर कुश्ती पृष्ठभूमि वाले परिवारों को इस खेल की ओर खींचा।
महिला पहलवानों ने न केवल हरियाणा में बल्कि केंद्र सरकार की सेवाओं में भी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में नौकरी के अवसर बढ़े हैं। लगभग एक दशक पहले कुश्ती को अखिल भारतीय पुलिस खेलों में जगह मिली थी। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अखिल भारतीय पुलिस खेल जो होते हैं वहाँ पर कुश्ती को कितने समय पहले जगह मिली? लगभग एक दशक पहले, यानी औसतन 10 साल पहले। पंचायतों और राज्य सरकार के समर्थन से उपलब्ध कराई गई कुश्ती की चटाई ने कई लड़कियों के लिए चुनाव को आसान बना दिया। इसके अलावा हुड्डा सरकार ने लगभग 2 दशकों के बाद राज्य भर में 2013 के विभिन्न खेलों के लिए विभिन्न विषयों के लगभग 550 कोचों की नियुक्ति की। हिसार के सिसई गांव के फ्रीस्टाइल पहलवान चांदगी राम को हरियाणा में महिला कुश्ती का जनक माना जाता है। वह 1990 के दशक के अंत में कठोर सामाजिक दबाव के बावजूद अपनी दोनों बेटियों सोनिका कालीरामन और दीपिका कालीरामन को कुश्ती में शामिल होने के लिए मनाने वाले पहले व्यक्ति थी। चांदगी राम ने अपने सह कोच जगरूप राठी को भी अपनी बेटी नेहा को कुश्ती से परिचित कराने के लिए राजी किया। उनका प्रशिक्षण केंद्र, जिसे आमतौर पर चांदगी राम अखाड़ा के नाम से जाना जाता है, महिला कुश्ती के लिए भारत का पहला प्रशिक्षण केंद्र बन गया। बाद में हरियाणा के हिसार में जूडो कोचिंग के लिए देश का सबसे बड़ा केंद्र चलाने वाले सुमेर सिंह नंदल ने खेल और महिला पहलवानों के लिए बेहतर संभावनाओं के बीच हड़ताली समानता को देखते हुए महिला खिलाड़ियों को कुश्ती में जाने के लिए राजी किया। तब से मलिक, फोगट्स, सांगवान और अन्य लोगों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस बार 9 सितंबर को सांगवानों के लिए फिर से उत्सव का समय होगा। परिवार को उम्मीद है कि कोमल, जो अब कर्नाटक में JSW स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कैंप में ट्रेनिंग कर रही हैं, उनके साथ एक और राउंड सेलिब्रेशन में शामिल होगी। यह परिवार के लिए मामूली हो सकता है, लेकिन पारंपरिक रूप से पुरुष प्रधान समाज में यह एक और कदम आगे होगा, जहां आज महिलाओं को पसंद न केवल उन्हें सहन किया जा रहा है, यानी कि ना तो महिलाओं की पसंद को ही प्राथमिकता दी मिलती है और ना ही महिलाओं को घर में भी बहुत ज़्यादा प्राथमिकता मिलती है। इन सब परिस्थितियों को होने के बावजूद भी ये परिवार 9 सितंबर को महिलाओं की इस स्थिति को देखते हुए भी और अपनी बेटी की जीत की खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए वह 9 सितंबर को भी धूमधाम से मनाएंगे। तो इस एडिटोरियल न्यूज़ में फ़िलहाल इतना ही, और इसी के साथ ही द हिंदू की एडिटोरियल सेक्शन का आज का ये पार्ट ख़त्म होता है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।